बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ एक और उपन्यास गुनाहों का देवता, जो बहुत ही चर्चित उपन्यास है, वो चैनल पर उपलब्ध है। उसे भी आप ज़रूर सुनिएगा। तो आज सूरज का सातवां घोड़ा का तीसरा भाग मैं लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैं आपको संक्षेप में पहले दो भागों के बारे में बता देती हूँ। तो कहानी इस तरह है कि हमारे जो लेखक हैं वो एक मोहल्ले में रहते हैं, और उस मोहल्ले में माणिक मुल्ला नाम का एक किरदार रहता है। माणिक मुल्ला जी एक रहस्यमयी और दिलचस्प किस्म के व्यक्ति हैं। और एक दोपहर को जब सब लड़के उनके पास बैठे होते हैं, और तो माणिक मुल्ला जी अपनी कहानी उन लोगों को सुनाते हैं। तो सबसे पहली कहानी वो सुनाते हैं जमुना के बारे में। जमुना माणिक जी के पड़ोस में एक लड़की थी जो उम्र में उनसे 5 साल बड़ी थी। जमुना का विवाह सगाई एक लड़का तन्ना है उसके साथ पक्की होती है, और फिर वो सगाई टूट जाती है। सगाई टूटने का कारण है उसके तन्ना के जो पिता हैं वो एक कपटी और बुरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। तो इस वजह से जो जमुना है वो बहुत ही उदास हो जाती है, और माणिक से उसकी दोस्ती हो जाती है। माणिक और जमुना में थोड़ा आकर्षण हो जाता है, लेकिन जिस तरह की प्रेम कहानियों का अंत होता है, जमुना का विवाह एक अधेड़ उम्र के बड़े अमीर ज़मींदार के साथ हो जाता है। और जमुना अ, अपने ससुराल में किस तरह से बसती है, उसकी भी एक कहानी है जो पहले भाग में है, उसे आप ज़रूर सुनिएगा। और दूसरी कहानी माणिक जी ने सुनाई है तन्ना के बारे में, जिससे कि जमुना की सगाई हुई थी। जो तन्ना है वो एक ईमानदार और बहुत ही सीधा व्यक्ति है। उसकी माँ जो है वो बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी 3 बहनें हैं। तो उसके जो पिताजी हैं वो एक औरत को घर ले आते हैं, और वो औरत पूरे घर को कंट्रोल करती है, बच्चों से काम करवाती है, उनके साथ बुरा बर्ताव करती है। और महेसर दलाल अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो तन्ना को पीटते हैं। और इन सब के बीच में तन्ना को अगर कोई किसी से प्यार मिलता था या हमदर्दी मिलती थी, वो थी जमुना और उनकी उसकी माँ। लेकिन उसके पिता की सख्ती की वजह से तन्ना का जो जमुना के साथ रिश्ता था वो टूट गया था। और इस तरह से जो तन्ना की कहानी है वो काफ़ी एक करुण कहानी है। और फिर तन्ना की शादी एक लिली नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि एक अमीर परिवार से है और अपनी माँ की एक इकलौती बेटी है। और लेकिन तन्ना के साथ उसकी बन नहीं पाती, और उनके बीच में अलगाव हो जाता है। लिली उसे छोड़ के चली जाती है, और तन्ना इसी तरह से घिसटते घिसटते एक दिन बीमारी की वजह से उसका देहांत हो जाता है। तो ये काफ़ी एक करुण कहानी है। तो दूसरी तरफ लिली की कहानी भी माणिक मुल्ला जी बताते हैं कि किस तरह शादी से पहले लिली और माणिक मुल्ला जी दोनों के बीच में एक प्रेम संबंध या अच्छी दोस्ती होती है। वो भी एक कहानी है। तो आज जो कहानी माणिक मुल्ला जी बताने वाले हैं वो है एक लड़की सत्ती के बारे में। यानी कि उनके कमरे में वो जो बेंत वाला चाकू रखा था, वो कहानी का केंद्र है। तो कहानी बहुत। अगले दिन दोपहर को जब हम सब लोग मिले तो एक अजब सी मनस्थिति थी हम लोगों की। सहसा मैंने पूछा, इस घटना ने तो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा। मेरे इस प्रश्न से उनके चेहरे पर 2-4 बहुत करुण रेखाएं उभर आई, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुरता से अपनी मनस्थिति छिपाते हुए कहा, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई घटना ऐसी नहीं जो आदमी के अंतर्मन पर गहरी छाप न छोड़ जाए। कम से कम अगर मेरे जीवन में ऐसा हो तो मेरी तो सारी जिंदगी बिल्कुल मरुस्थल हो जाए। शायद दुनिया की कोई चीज मेरे मन में कभी रस का संचार न कर सके, मैंने कहा। माणिक मुल्ला मेरी ओर देखकर हंसे और बोले, इसके ये मतलब है कि तुमने अभी ना तो जिंदगी देखी है और ना अभी अच्छे उपन्यास पढ़े हैं। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही सुना गया है मित्रवर, कि इस प्रकार की निष्फल उपासना के बाद फिर जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आती है जो बौद्धिक, नैतिक
या आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर की होती है, पर जिसमें अधिक ईमानदारी, अधिक चरित्र और अधिक वफादारी होती है। मसलन शरद चटर्जी के देवदास मुखर्जी को ही ले लो, पारो के बाद उन्हें चंद्रमुखी मिली। इसी तरह के अन्य कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। माणिक मुल्ला को क्या तुम कम समझते हो? माणिक मुल्ला ने लिली के बाद गांधारी की तरह अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध लेने की कसम खा ली। लेकिन अच्छा होता कि पट्टी ही बांध लेता, क्योंकि लिली के बाद सती का आकर्षण मेरे लिए शुभ नहीं हुआ और ना ही उसके लिए। लेकिन वे बिल्कुल दूसरी धातु की थी, जमुना से भी अलग और लिली से भी अलग। बड़ी विचित्र है उसकी कहानी। प्रकाश ने बात काटकर कहा, ये कहानियां जो तुम कहते हो बिल्कुल सीधे साधे विवरण की भांति होती हैं। उनमें कुछ कथा शिल्प, कुछ कांट छांट, कुछ टेक्निक भी तो होना चाहिए। टेक्निक? हाँ, टेक्निक पर ज़्यादा जोर वही देता है जो कहीं ना कहीं अपरिपक्व होता है, जो अभ्यास कर रहा है, जिसे उचित माध्यम नहीं पाया। लेकिन फिर भी टेक्निक पर ध्यान देना बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति है, बशर्ते ये कि अनुपात से अधिक ना हो। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो कहानी कहने के दृष्टिकोण से फ्लाबियर और मोपासा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें पाठक को अपने जादू में बांध लेने की ताकत है। वैसे उनके बाद चेखव कहानी के क्षेत्र में विचित्र व्यक्ति रहा है और उसका लोहा मानता हूँ। चेखव ने एक बार किसी महिला से कहा था कि कहानी कहना कठिन बात नहीं, आप कोई चीज़ मेरे सामने रख दें, ये शीशे का गिलास, ये एस्ट्रे, और कहें कि मैं इस पर कहानी कहूँ। थोड़ी देर में मेरी कल्पना जागृत हो जाएगी और उससे संबंध कितने लोगों के जीवन मुझे याद आ जाएंगे और वह चीज़ कहानी का सुंदर विषय बन जाएगी। मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए फौरन वे काले बेंट वाला चाकू ताक पर से उठाया और बीच में रखते हुए कहा, अच्छा, इसको सती की कहानी का केंद्र बिंदु बनाइए। बनाइए? माणिक मुल्ला गंभीर होकर बोले, ये तो उसकी कहानी का केंद्र बिंदु है ही। जब मैं ये चाकू देखता हूं तो कल्पना करता हूं कि इसके काले बेंट पर बहुत सुंदर फूल की पंखुड़ियों जैसी गुलाबी नाखूनों वाली लंबी पतली उंगलियां आवेश से कांप रही हैं। एक चेहरा जो आवेश से आरक्त है, थोड़ी निराशा से नीला है और थोड़े डर से विवर्ण है। ये स्मृति चित्र है सती का, जब वे अंतिम बार मुझे मिली थी और मैं आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं सका था। उसके हाथ में यही चाकू था। उसके बाद उन्होंने सती की जो कहानी बताई उसे टेक्निक ना निभाकर मैं संक्षेप में बताई देता हूँ। माणिक मुल्ला का कहना है कि वे लड़की अच्छी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसके रहन सहन में एक अजब सी विलासिता झलकती थी। चाल ढाल भी बहुत उद्दीप्त करने वाला था। वे हर आने जाने वाले परिचित अपरिचित से बोलने बतियाने के लिए उत्सुक रहती थी। गली में चलते चलते गुनगुनाती थी, अकारण ही लोगों को देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। लेकिन माणिक मुल्ला का कहना था कि वे लड़की बुरी भी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसके बारे में कोई वैसी अफवाह नहीं थी और सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर कोई उसकी तरफ ऐसी वैसी निगाह से देखता तो वो आंखें निकाल सकती है। उसकी कमर में एक काले बेंट का चाकू हमेशा रहा करता था। लोगों का ये कहना था कि उसका चाचा, जिसके साथ वे रहती थी, रिश्ते में उसका कोई नहीं है। वे असल में फतेहपुर के पास के किसी गांव का नाई है, जो पलटन में भर्ती होकर बलूचिस्तान की ओर गया था और वहां किसी गांव के नेस्ता नाबूद हो जाने के बाद 3-4 बरस की लड़की उसे रोती हुई मिली, जिसे वह उठा लाया, पालने पोसने लगा। बहुत दिनों तक वे लड़की उधर ही रही और अंत में उसका एक हाथ कट जाने के बाद उसे पेंशन मिल गई और वे आकर यही रहने लगा। एक हाथ कट जाने से वे अपनी पुश्तैनी पेशा तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ आकर साबुन साची शुरू कर दी और चमन ठाकुर का पहिया छाप साबुन न सिर्फ मोहल्ले में वरना चौक तक की दुकानों पर बेचा जाता था। चूंकि उसका हाथ कटा हुआ था, अतः 16-17 साल की अनिंद सुंदरी सत्ती साबुन जमाती थी। उसके टुकड़े उसी काले बेंट के चाकू से काटती थी, उन्हें दुकानदारों के यहाँ पहुंचाती थी और हर पखवाड़े के अंत में जाकर उसका दाम वसूल लाती थी। हर दुकानदार उसके सिर पर बंधे रंग बिरंगे रुमाल, उसके बलूची कुर्ते
उसके चौड़े गरारे की ओर एक दबी निगाह डालता और दूसरे साबुनों के बजाय पहिया छाप साबुन दुकान पर रखता। ग्राहकों से उसकी सिफारिश करता और उसकी ये तमन्ना रहती कि कैसे सत्ती को पखवाड़े के अंत में ज्यादा से ज्यादा कलदार दे सके। चमन ठाकुर कारखाने के बाहर खाट डालकर नारियल का हुक्का पीते रहते और सत्ती अंदर काम करती थी। श्रम ने सत्ती के बदन में एक ऐसा गठन, चेहरे पर एक ऐसा तेज, बातों में एक ऐसा अदम्य आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि जब उसे माणिक मुल्ला ने देखा तो उनके मन में लिली का अभाव बहुत हद तक भर गया और सत्ती के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। सत्ती से उनकी भेंट अजब ढंग से हुई। कारखाने के बाहर चमन और सत्ती मिलकर गंगा महाजन के यहाँ का देना पावना जोड़ रहे थे। चमन ने जो कुछ पढ़ा लिखा था वो भूल चुके थे। सत्ती ने थोड़ा पढ़ा था, पर यह हिसाब काफी जटिल था। उधर माणिक मुल्ला दही लेकर घर जा रहे थे। दोनों को हिसाब पर झगड़ते देखा। सत्ती सिर झटकती और उसके कानों के दोनों बूंदे चमक उठते। हंसती थी तो मोती से दांत चमक जाते थे, मुड़ती थी तो कंचन सा बदन झलमला उठता था, सिर झुकाती थी तो नागिन सी अलके झूल जाती थी। अब अगर माणिक मुल्ला के कदम धरती से चिपक ही गए तो इसमें माणिक मुल्ला का कौन कसूर? इतने में चमन ठाकुर बोले, जयराम जी की भैया, और उनके कटे हुए दाएं हाथ ने जुम्बिश खाई और फिर लटक गया। सत्ती हंसकर बोली, लो जरा हिसाब जोड़ दो माणिक बाबू। और माणिक बाबू भाभी के लिए दही ले जाना भूलकर इतनी देर तक हिसाब लगाते रहे कि भाभी ने खूब डांटा। लेकिन उस दिन से अक्सर उनके जिम में सत्ती का हिसाब जोड़ना आता रहा और गणित शास्त्र में एकाएक उनकी जैसे दिलचस्पी बढ़ गई। उसे देखकर ताज्जुब होता था। माणिक मुल्ला की गिनती पता नहीं क्यों सत्ती अपने मित्रों में करने लगी। एक ऐसा मित्र जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, एक ऐसा मित्र जिसे सभी साबुन के नुस्खे निसंदेह बताए जा सकते थे, जिसके बारे में पूरा भरोसा था कि वे साबुन के नुस्खों को दूसरी कंपनी वालों को नहीं बता देगा, जिस पर सारा हिसाब छोड़ा जा सकता था, जिससे ये भी सलाह ली जा सकती थी कि हरदम स्टोर्स को माल उधार दिया जा सकता है या नहीं। माणिक के आते ही सत्ती सारा काम छोड़कर उठ जाती, दरी बिछा देती, जमे हुए साबुन के थाल ले आती और कमर से काला चाकू निकालकर साबुन की सलाखें काटती जाती और माणिक को दिन भर का सारा सुख दुख बताती। किस बनिए ने बेईमानी की, किसने सबसे ज्यादा साबुन बेचा, कहाँ किराने की नई दुकान खुली है, वगैरह वगैरह। माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर एक अजीब सी बात महसूस करते थे। इस मेहनत करने वाली स्वाधीन लड़की के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो ना पढ़ी लिखी भावुक लिली में था और ना अनपढ़ दमित मन वाली जमुना में था। इसमें सहज स्वस्थ ममता थी जो हमदर्दी चाहती थी, हमदर्दी देती थी, जिसकी मित्रता का अर्थ था एक दूसरे के सुख दुख, श्रम और उल्लास में हाथ बटाना। उसमें कहीं से कोई गांठ, कोई उलझन, कोई भय, कोई दमन, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। उसका मन खुली धूप की तरह स्वच्छ था। अगर उसे लिली की तरह थोड़ी शिक्षा भी मिली होती तो सोने पे सुहागा होता, मगर फिर भी उसमें जो कुछ था वे माणिक मुल्ला को आकाश के सपनों में विहार करने की प्रेरणा नहीं देता था, न उन्हें विकृतियों की अंधेरी खाइयों में गिराता था। वे उन्हें धरती पर सहज मानवीय भावना से जीने की प्रेरणा देती थी। वे कुछ ऐसी भावनाएं जगाती थी जो ऐसी ही कोई मित्र संगिनी जगा सकती थी, जो स्वाधीन हो, जो साहसी हो, जो मध्यवर्ग की मर्यादाओं के शीशों के पीछे सजी हुई गुड़िया की तरह बेजान और खोखली ना हो, जो सृजन, श्रम में, सामाजिक जीवन में उचित भाग लेती हो, अपना उचित दय देती हो। मेरा ये मतलब नहीं कि माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर ये सब चिंतन किया करते थे, नहीं, ये सब तो उस परिस्थिति का मेरा अपना विश्लेषण है। वैसे माणिक मुल्ला को तो वो बहुत अच्छी लगती थी और उन दिनों में माणिक मुल्ला का मन पढ़ने में भी लगने लगा, काम करने में भी, और उनका वजन भी बढ़ गया। उन्हें भूख भी खुलकर लगने लगी। वे कॉलेज के खेलों में हिस्सा लेने लगे। माणिक मुल्ला ने जरा झेमते हुए ये भी स्वीकार किया कि उनके मन में सत्ती के लिए बहुत आकर्षण जाग गया था और अक्सर सत्ती की हाथी दांत सी गर्दन को चूमते हुए उसके लंबे झूमते बूंदों को देखकर
उनके होंठ कांपने लगते थे और माथे की नसों में गर्म खून जोर से सूरज का 7वां घोड़ा दौड़ाने लगता था। पर सारी मित्रता के बावजूद कभी सत्ती के व्यवहार में उसे जमुना सी कोई बात नहीं दिखाई पड़ी। माणिक की निगाह जब उसके झूलते हुए बूंदों पर पड़ती तो उसका माथा गर्म हो जाता। तभी उनकी निगाह सत्ती की कमर से झूलते हुए चाकू पर भी पड़ती और माथा फिर ठंडा हो जाता, क्योंकि सत्ती उन्हें बता चुकी थी कि एक बार पनिये ने साबुन की सलाखें रखवाते हुए कहा, साबुन तो क्या, मैं साबुन वाली को भी दुकान पर रख लूं। तो सत्ती ने फौरन चाकू खोलकर कहा, मुझे अपनी दुकान पर रख और ये चाकू अपनी छाती में रख कमीने। तो सेठ ने सत्ती के पांव छूकर कसम खाई कि वह तो मजाक कर रहा था, वरना वह तो अपनी पहली ही सेठानी नहीं रख पाया। वही दरबान के साथ चली गई। अब भला सत्ती को क्या रखेगा। इसी घटना को याद कर माणिक मुल्ला कभी कुछ नहीं कहते थे, पर मन ही मन एक अव्यक्त करुण उदासी उनकी आत्मा पर छा गई थी। कभी कभी वे सोचते कि अपनी भावनाओं को पत्र के माध्यम से लिख डालें, और कभी कभी पत्र लिखते भी, बहुत लंबे लंबे, बहुत मधुर। यहाँ तक कि अगर वे बचे होते तो उनकी गणना नेपोलियन और सीजर के प्रेम पत्रों के साथ की जाती। मगर जब उसमें आत्मा की ज्योति, चांद की राजकुमारी आदि वे लिख चुकते तो उन्हें ख्याल आता कि भाषा तो बेचारी सत्ती समझती नहीं, और जो भाषा उसकी समझ में आती थी उसका व्यवहार करने पर कमर में लटकने वाला काले चाकू की तस्वीर दिमाग में आ जाती थी। अतः उन्होंने वे सब खत फाड़ डाले। उसी बीच में सत्ती की ममता माणिक के प्रति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती गई, और जब जब माणिक मुल्ला कहीं जाते, बाहर बैठा हुआ चमन ठाकुर अपना कटा हाथ हिलाकर उन्हें सलाम करता, हंसता और पीठ पीछे ने बहुत खूनी निगाह से देखकर दांत पीसता, पैर पटककर हुक्के के अंगारे कुरेदता। सत्ती माणिक के खाने पीने, कपड़े लत्ते, रहन सहन में बहुत दिलचस्पी लेती और बाद में अपनी अड़ोसिन पड़ोसिन से बतलाती कि माणिक 12वें दर्जे में पढ़ रहे हैं और इसके बाद बड़े लाट के दफ्तर में इन्हें नौकरी मिल जाएगी। हमेशा माणिक को याद दिलाती रहती कि पढ़ने में ढिलाई मत करना। पर एक बात अक्सर माणिक देखते कि सत्ती अब कुछ उदास सी रहने लगी है। कोई ऐसी बात है जो माणिक से छिपाती है। माणिक ने बहुत पूछा पर उसने नहीं बताया। वे अक्सर चमन ठाकुर को छिड़क देती थी। राह में उसकी चिलम पड़ी रहती तो उसे ठोकर मार देती थी। खुद कभी हिसाब न करके उसके सामने कापी और वसूली के रुपए फेंक देती थी। चमन ठाकुर ने एक दिन माणिक से कहा कि मैं अगर इसे ना लाता पालता पोसता ना तो इसे चील और गिद्ध नोच नोच कर खा गए होते। और यही जब माणिक ने सत्ती से कहा तो बोली, चील और गिद्ध खा गए होते तो अच्छा होता, बजाय इसके कि ये राक्षस उसे नोच खाए। माणिक ने सशंकित होकर पूछा तो वह बहुत झल्लाकर बोली, ये मेरा चाचा बनता है, इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया। इसकी निगाह में खोट आ गया है, पर मैं डरती नहीं। ये चाकू मेरे पास हमेशा रहता है। और उसके बाद उन्होंने सत्ती को पहली बार रोते देखा। वह अनाथ, मेहनती, निराश्रित लड़की फूट फूट कर रोई और उन्हें कई घटनाएं बताई। ये बात सुनकर माणिक मुल्ला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर वे बहुत व्यथित हुए ये जानकर कि ऐसा भी हो सकता है। उनके मन पर बहुत धक्का लगा। उस दिन शाम को उनसे खाना नहीं खाया गया। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये जिंदगी इतनी गंदी और विकृत क्यों है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सत्ती और चमन ठाकुर में कटुता बढ़ती गई। साबुन का रोजगार भी ठंडा होता गया और अक्सर माणिक के जाने पर सत्ती रोती हुई मिलती, चमन ठाकुर चीखते गरजते हुए मिलते। फिर रिटायर्ड सोल्जर थे, कहते शूट कर दूंगा तुझे, 2 टुकड़े कर दूंगा, क्या समझा है, आदि आदि। सत्ती के चेहरे पर थोड़ी खुशी उस दिन आई जिस दिन उसे मालूम हुआ कि माणिक 12वां दर्जा पास हो गए। उस दिन महीनों बाद पहली बार चमन ठाकुर से जाकर 2 रुपए मांगे। एक की मिठाई मंगाई और दूसरे के फूल बताशे चंडी के चौतारे पर चढ़ाए। पर उस दिन माणिक आए ही नहीं। जिस दिन माणिक आए उस दिन उसे ये जानकर बड़ी निराशा हुई कि माणिक नौकरी नहीं करेंगे बल्कि पढ़ेंगे। हालांकि भैया भाभी ने साफ मना कर दिया है
कि अब ज़माना बुरा है, वे माणिक का खर्चा नहीं उठा सकते। सत्ती की राय भैया भाभी के साथ थी, क्योंकि वे अपनी आंख से माणिक को बड़े लाट के दफ्तर में देखना चाहती थी। पर जब उसने माणिक की इच्छा पढ़ने की देखी तो कहा, उदास मत हो, अगर मैं यहीं रही तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी, अगर नहीं रही तो देखा जाएगा। माणिक मुल्ला ने घबराकर पूछा, कहाँ जाओगी तुम? तो सत्ती ने एक और बात बताई, जिससे माणिक स्तब्ध रह गए। महेसर दलाल यानी जमुना वाले तन्ना का पिता अक्सर आया करता था, और चूंकि दलाल होने के नाते उसकी सुनारों और सराफों से काफ़ी जान पहचान थी, अतः वे गिल्लट के कड़े और पायल पर पॉलिश कराकर और चांदी के गहनों पर नकली सुनहरा पानी चढ़वाकर लाता था। सत्ती को देने की कोशिश करता था। जब माणिक मुल्ला ने पूछा कि चमन ठाकुर कुछ नहीं कहते, तो बोली कि रोजगार तो पहले ही चौपट हो चुका है, चमन गांजा दारू पीता है। महेसर दलाल उसे रोज नए नोट लाकर देता है, रोज उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को पिए हुए आता है और ऐसी बातें बकता है कि सत्ती अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। रात भर डर के मारे उसे नींद नहीं आती। इतना कहकर वे रो पड़ी और बोली, सिवा माणिक की उसका अपना कोई नहीं, और माणिक भी उसे कोई रास्ता नहीं बताते। माणिक उस दिन बहुत व्यथित हुए। उस दिन उन्होंने एक बहुत ही करुण कविता लिखी और उसे लेकर किसी स्थानीय पत्र में देने ही जा रहे थे कि रास्ते में सत्ती मिली। बहुत घबराई हुई, रोते रोते उसकी आंखें सूज आई। उसने माणिक को रोककर कहा, तुम मेरे यहाँ मत आना, चमन ठाकुर तुम्हारा कत्ल करने पर उतारू है, 24 घंटे नशे में धुत रहता है। तुम्हें मेरी मांग की कसम है, तुम फिक्र ना करना, मेरे पास चाकू रहता है, और फिर कोई मौका पड़ा तो तुम तो हो ही जानते हो, वे बूढ़ा पोपला महेसरा मुझसे ब्याह करने को कह रहा है। माणिक का मन बहुत आकुल रहा। कई बार उन्होंने चाहा कि सत्ती की ओर जाए, पर नशेबाज चमन का क्या ठिकाना, एक ही हाथ है, पर सिपाही का हाथ ठहरा। इस बीच में एक बात और हुई। ये सारा किस्सा माणिक मुल्ला के नाम के साथ बहुत नमक मिर्च के साथ फैल गया। मोहल्ले की कई बूढ़ियों ने आकर बीजा छीलते हुए माणिक की भाभी को कहानी बताई, ताकीद की कि उसका ब्याह कर देना चाहिए। कईयों ने तो नातेदारों की सुंदर सुशील लड़कियां भी बताई। भाभी ने थोड़ी अपनी तरफ से जोड़कर भैया से पूरा किस्सा बताया। भैया ने दूसरे दिन माणिक को बुलाकर समझाया कि उन्हें माणिक पर पूरा विश्वास है, लेकिन माणिक अब बच्चे नहीं हैं, उन्हें दुनिया को देखकर चलना चाहिए। इन छोटे लोगों को मुंह लगाने से कोई फायदा नहीं, ये सब बहुत गंदे और कमीने किस्म के होते हैं। माणिक के खानदान का इतना नाम है। माणिक अपने भैया के स्नेह पर बहुत रोए। उन्होंने वायदा किया कि अब वे इन लोगों से नहीं खुले मिलेंगे। 2-3 दिन बाद सत्ती आई, पर माणिक मुल्ला अपने घर से बाहर नहीं निकले और कहला दिया कि नहीं है। उन दिनों भाभी और माणिक के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि भाभी भैया साफ कह चुके थे कि माणिक को अब कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। पर माणिक पढ़ना चाहते थे। भाभी ने एक दिन जब बहुत जली कटी सुनाई तो माणिक उदास होकर एक बाग में जाकर बरगद के नीचे बेंच पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी ने पुकारा तो देखा सामने सत्ती, बिल्कुल शांत, मुर्दे की तरह सफ़ेद चेहरा, भावहीन जड़ आंखें। आई और आकर पांवों के पास ज़मीन पर बैठ गई। बोली, आखिर जो सब चाहते थे वे हो गया। माणिक के पूछने पर उसने बताया कि कल रात को चमन ठाकुर के साथ महेसर दलाल आया। दोनों बड़ी रात तक बैठकर शराब पीते रहे। सहसा महेसर से बहुत से रुपयों की थैली लेकर चमन उठकर बाहर चला गया और महेसर आकर सत्ती से ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर सत्ती का तन बदन सुलगने लगा। सत्ती बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी तो देखा चमन उसे बाहर से बंद करके चला गया है। सत्ती ने फौरन अपना चाकू निकाला, महेसर दलाल को धक्का दिया। महेसर दलाल लुढ़क गए, एक तो बूढ़े, दूसरे शराब में चूर। सत्ती जो चाकू लेकर उसकी गर्दन पर चढ़ बैठी तो उनका सारा नशा काफुर हो गया। बोले, मार डाल मुझे, मैं उफ ना करूँगा, मैं तुझ पर हाथ ना उठाऊंगा, लेकिन मैंने नकद
500 रुपया दिया है, मैं बाल बच्चेदार आदमी मर जाऊंगा। उसके बाद हिचकियां भर भर कर रोने लगा और फिर उसने वे कागज़ दिखाया जिस पर चमन ठाकुर ने 500 पर उसके साथ सत्ती को भेजने की शर्त की थी। महेश्वर रोने लगा। सत्ती के जैसे किसी ने प्राण खींच लिए। महेश्वर के हाथ पांव फूल गए। फिर महेश्वर दलाल ने समझाया कि अब तो कानूनी कार्रवाई हो गई। फिर महेश्वर दलाल सुख से रखेगा वगैरह वगैरह। पर सत्ती जड़ मुर्दे सी पड़ी रही। उसे याद नहीं महेश्वर ने फिर क्या कहा। उसे कुछ याद नहीं। सत्ती चुपचाप नीची निगाह किए नखों से धरती खोदती रही। फिर माणिक की ओर देखकर बोली, महेश्वर ने आज ये अंगूठी दी है। माणिक ने हाथ में लेकर देखा तो मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, असली है। माणिक चुप हो गए। सत्ती ने थोड़ी देर बाद पूछा कि माणिक उदास क्यों है। तो माणिक ने बताया कि भाभी से पढ़ाई के बारे में चकचक हो गई। तो सत्ती ने अंगूठी निकाल कर फौरन माणिक के हाथ में रख दी और कहा कि इससे वे फीस जमा कर दे। आगे की बात सत्ती के हाथ में छोड़ दे। माणिक ने इसे नहीं स्वीकार किया तो क्षण भर सत्ती चुप रही। फिर बोली, मैं समझ गई, अब तुम मुझसे कुछ नहीं लोगे। पर बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई भी तो नहीं बताता। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई रास्ता। तुम जो कहोगे मैं हर तरह से तैयार हूँ। और सचमुच सत्ती जो अब तक पत्थर की तरह निष्प्राण बैठी थी, पांव पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। माणिक घबरा कर उठे पर उसने पांवों पर सिर रख दिया। इतना रोई कि कुछ मत पूछो। पर माणिक ने कहा कि उन्हें देर हो रही है। वो चुपचाप उठी और चली गई। एक बार फिर वह मिली और माणिक उस दिन भी उदास थे क्योंकि जुलाई आ गई और उनके दाखिले का कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा था। सत्ती ने बहुत इसरार करके माणिक को रुपए दिए ताकि उनका काम न रुके और फिर बहुत बिलक बिलक कर रोई और कहा कि उसकी ज़िंदगी नरक हो गई है, उसे कोई राह नहीं बताता। माणिक मुल्ला ने संतावना का एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुप हो गई। पूछने लगी कि माणिक को उसकी बातें बुरी तो नहीं लगती, क्योंकि माणिक के अलावा और कोई नहीं है जिसे वे अपना दुख कह सके। माणिक से न जाने वे कोई बात नहीं छिपा पाती है और उनसे कह देने पर उसका मन हल्का हो जाता है। उसे लगता है कि कम से कम एक आदमी ऐसा है जिसके आगे उसकी आत्मा निष्पाप और अकलुष है। माणिक के सामने कोई रास्ता नहीं था। सच तो ये है कि भैया का कहना भी उन्हें ठीक लगता था। माणिक का और इन लोगों का क्या मुकाबला, दोनों की सोसाइटी अलग, मर्यादा अलग। पर माणिक मुल्ला सत्ती से कुछ नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी जारी रखनी थी। और फिर एक रात एक अजब सी घटना हुई। माणिक मुल्ला सो रहे थे। सहसा किसी ने उन्हें जगाया और उन्होंने आंख खोली तो सामने देखा सत्ती। उसके हाथ में चाकू था। उसकी लंबी पतली गुलाबी उंगलियों में चाकू कांप रहा था। चेहरा आवेश से आरक्त, निराशा से नीला, डर से विवर्ण। उसके बगल में एक छोटा सा बैग था जिसमें गहने रुपए भरे थे। सत्ती माणिक के पांव पर गिर पड़ी और बोली, किसी तरह चमन ठाकुर से छूट कर आई हूं, अब डूब मरूंगी पर वहां नहीं लौटूंगी। तुम कहीं ले चलो, कहीं भी, मैं काम करूंगी, मजदूरी कर लूंगी, तुम्हारे भरोसे चली आई हूं। माणिक का ये हाल कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। कविता उविता तो ठीक है पर इल्लत माणिक कहाँ पालते। और फिर भैया ठहरे भैया और भाभी उनसे 7 कदम आगे। माणिक की सारी किस्मत बड़े पतले धागे पर झूल रही थी, पर आखिर दिमाग माणिक मुल्ला का ठहरा। खेल ही गए। फौरन बोले, अच्छा बैठो सत्ती, मैं अभी चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। और इधर पहुंचे भैया के पास। चुपचाप 2 वाक्यों में सारी स्थिति बता दी। भैया बोले, उसे बिठाओ, मैं चमन को बुला लाऊं। माणिक गए और सत्ती जितना इसरार करे कि जल्दी निकल चलने को, कहीं महेश्वर दलाल और चमन ना पहुंचे, उतना माणिक किसी न किसी बहाने टालते जाते। और जब सत्ती ने चाकू चमका कर कहा कि अगर नहीं चलोगे तो आज या तो मेरी जान जाएगी या फिर किसी और की, तो माणिक का रोम रोम थर्रा उठा। मन ही मन माणिक भैया को स्मरण करने लगे। सत्ती उनसे पूछती, कहाँ चलोगे, कहाँ ठहरोगे,
कहाँ नौकरी दिलाओगे? मैं अकेली नहीं रहूंगी। इतने में एक हाथ में लाठी लिए महेसर और एक में लालटेन लिए चमन ठाकुर आ पहुंचे और पीछे पीछे भैया और भाभी। सत्ती देखते ही नागिन की तरह उछलकर कोने में चिपक गई और क्षण भर में स्थिति समझकर चाकू खोलकर माणिक की ओर लपकी। दगाबाज कमीना! पर भैया ने फौरन माणिक को खींच लिया। महेसर ने सत्ती को दबोचा और भाभी चीख कर भाग गई। उसके बाद कमरे में भयानक दृश्य रहा। सत्ती काबू में न आती थी, पर जब चमन ठाकुर ने अपने एक फौजी हाथ से पटड़ा उतार कर सत्ती को मारा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी अवस्था में सत्ती का चाकू वहीं छूट गया। उसके गहनों का बैग भी पता नहीं कहाँ गया। माणिक का अनुमान था कि भाभी ने उसे सुरक्षा के ख्याल से ले जाकर अपने संदूक में रख लिया था। बेहोश सत्ती को भैया और महेसर उठाकर उसके घर पहुंचा आए और माणिक मुल्ला डर के मारे भैया के कमरे में सोए। दूसरे दिन चमन ठाकुर के घर पर काफी जमाव था, क्योंकि घर खुला पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था। चमन ठाकुर और सत्ती दोनों गायब थे और बहुत सुबह उठकर जो बुढ़िया गंगा नहाने जाती है, उनका कहना था कि एक तांगा इधर से गया था जिस पर कुछ सामान लदा था। चमन ठाकुर बैठा था और आगे की सीट पर सफेद चादर से ढका कोई सो रहा था, जैसे लाश हो। लोगों का कहना था कि चमन और महेसर ने मिलकर रात को सत्ती का गला घोट दिया। तो ये थी माणिक मुल्ला जी की तीसरी प्रेम कहानी। उम्मीद है आपको कहानी की प्रस्तुति पसंद आई होगी। तो जिस तरह से लेखक ने सत्ती के कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है वो काफ़ी प्रभावशाली और रोमांचित रहा है। तो अंत में जो लाश बैलगाड़ी में डालकर ले जाई गई वो लाश किसकी थी, ये सुनेंगे भी हम कहानी के चौथे भाग में। आपको कहानी कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं कहानी के चौथे भाग के साथ। धन्यवाद।